हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 1। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे: लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आज का फर्स्ट टॉपिक है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ पॉइंट्स को हम कंसिडर करके इसके बारे में पढ़ने चाहेंगे। सबसे पहले है स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। जो इंडिया की इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस थी वो स्टेगनेंट थी, एक रुकी हुई इकोनॉमी थी जिसका कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, और जो थोड़ा बहुत था भी सही वो वेरी स्लो था, मतलब बहुत ही कम था, जिसकी वजह से हमारी पर कैपिटल इनकम जो थी वो बहुत ही लो थी। लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए भी इतना नहीं कमा पाते थे कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ या बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं वो उनको परचेज़ कर पाए। तो एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि वो किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को सुधारे। उनका मेन मोटिव था इंडियन इकोनॉमी के ऊपर रूल करना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरीब रहें और उनकी बात सुने, उनके अंडर होकर रहें। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था इंडिया का। मोस्ट ऑफ द कंट्री, इवन आई थिंक 80 to 90% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, बट एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी। उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी कोई ऐसे रेमेडियल मेजर्स नहीं उठाए गए ब्रिटिशर्स के थ्रू, जिससे कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हो सके। तो जहाँ की पॉपुलेशन मेनली डिपेंडेंट हो किसी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन पे, और उसका अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही तो एक बैकवर्ड इकोनॉमी होती है। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स नेग्लिजिबल था, वो सारी चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती थी। रॉ मटेरियल इवन बाद में ऐसी स्कार्सिटी हो गई थी इंडिया में कि वो भी बाहर से मंगवाया जाता था। इंडिया में लेबर सस्ती थी, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे की जाती थी, एंड देन वो फाइनल प्रोडक्ट बाहर चला जाता था। तो एक ये इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस जो थी वो बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट था इंडियन इकोनॉमी को ये ग्रो करने के लिए। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी। लिटरेसी लेवल वेरी स्लो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, पॉवर्टी भी बहुत सी। लोग अपनी बेसिक जो नीड्स थी, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, दैट इज़ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, उसको भी पूरा नहीं कर पाते थे। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर था। ट्रांसपोर्ट के नाम पे बहुत कम ऐसे साधन थे जिसके थ्रू एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल किया जा सकता था, या विद इन स्टेट भी ट्रैवल किया जा सकता था। लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट होते थे पैदल चलने के लिए। कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही ख़राब हालत में था। पावर और एनर्जी ये ना के बराबर थे। तो सारी चीज़ें जो थी इंडियन इकोनॉमी की वो एक अंडर डेवलप थी, एक बहुत ही स्टेगनेंट पोजीशन में थी, जिससे ग्रोथ की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लॉयटेशन जो था वो सबसे ज़्यादा था। ब्रिटिशर्स इंडियन इकोनॉमी के ऊपर राज करने के लिए, रूल करने के लिए, वो अपने बेनिफिट्स के लिए इंडिया के जो रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करते थे, जिसकी वजह से जो एक प्रोडक्शन होना चाहिए था जिससे कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती, वो ना करके अपने बेनिफिट के लिए किया गया। ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेड इंडियन इकोनॉमी फॉर देयर ओन बेनिफिट्स लाइक कॉलोनियल इकोनॉमी। The economic policies made were concerned more with the protection and promotion of economic interest of their home country rather than the development of Indian economy। जो चीज़ की ज़रूरत ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटेन में होती थी उसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता था, और जो ब्रिटेन में गुड्स होते थे उनकी जो मार्केट थी वो इंडियन इकोनॉमी थी। यानी ब्रिटेन को डेवलप करने के लिए वो इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट को सेक पर रखते थे और उसका फुल एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे या इंडिपेंडेंस से पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल बहुत ही लो था।
इंडिया में स्किल्ड लेबर होने के बावजूद वो अनएम्प्लॉयड थी। इलिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा था क्योंकि लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड की गई कि वो अपनी एजुकेशन लेवल को इंक्रीज़ कर सकें या कोई ऐसा स्किलफुल काम कर सकें जिससे उनके आगे लाइवलीहुड के चांसेस बढ़े। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके का एनवायरनमेंट था बिफोर इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का। एज़ यू नो कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट वाला स्टेट कंट्री थी बिफोर इंडिपेंडेंस, लेकिन एग्रीकल्चर भी इतना डेवलप नहीं था कि वो सेल्फ सस्टेन कर पाए। उसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भी बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम उस टाइम पे देखते तो एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे में एग्रीकल्चर की जाती थी, जिससे लोग तो लगे हुए हैं, पूरा टाइम लगे हुए हैं, अपना काम दे रहे हैं, अपनी सारी एनर्जी दे रहे हैं, बट आउटपुट वैसा नहीं निकल रहा। तो लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बहुत ही लो था बिकॉज ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर की जाती थी। वो सीड्स या वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं थी जिससे कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके। नो प्रोग्रेस इन इरिगेशन मेथड। इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले इरिगेशन के लिए सिर्फ मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होती थी। अगर मानसून नहीं है तो पूरी की पूरी जो क्रॉप्स थी, जो फसलें होती थी, वो ख़राब हो जाती थी। काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेकार जाती थी क्योंकि जो उन्होंने पहले किया कि सीड्स डाले, उसका जो भी बुदाई गुनाई होती है वो किया, लेकिन उसका इरिगेशन अगर नहीं मिला है तो वो क्रॉप डेवलप नहीं होगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे जो मेन कंस्ट्रेंट था वो था नो प्रोग्रेस इन इरिगेशन मेथड। मानसून के ऊपर डिपेंडेंट रहने के कारण फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉसेस इनकर करने पड़ते थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और पिछड़ता जा रहा था। इंडियाज़ एग्रीकल्चर वाज स्टार्व्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डीसैलिनाइजेशन ऑफ सोल। सॉइल जो थी वो डीसैलिनाइज मतलब वो नमकीन हो जाती थी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिव नहीं रहती थी, वहाँ पे फसलें फिर बन नहीं पाती थी। और अगर फ्लड आ गई है किसी एरिया में तो फ्लड से वो सारी जो उपजाऊ मिट्टी थी वो बह जाती थी। ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं थे, टेरेसिंग नहीं की गई थी। टेरेसिंग का मतलब होता है लेवल वाइज खेती करना, ताकि अगर पानी फर्स्ट टेरेस पे दिया गया है तो वो फ्लो होकर नीचे तक पहुंच जाता था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर के लिए कम पानी का इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसी कोई भी चीज़ उस टाइम पे डेवलप नहीं थी। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। लो आउटपुट होने का सबसे ज़्यादा जो असर होता था वो ये होता था कि जो फार्मर्स की होल्डिंग्स हैं वो छोटी से छोटी होती जाती थी, क्योंकि उन्हें अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने एसेंशियल चीज़ों के लिए अपनी लैंड को बेचना पड़ता था, जिससे स्मॉल होल्डिंग्स हो गई, स्कैटर्ड होल्डिंग्स हो गई। और अगर एग्रीकल्चर छोटे छोटे पार्ट्स में किया जाता है या क्रॉप्स जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में प्रोड्यूस की जाती हैं तो उसका आउटपुट उतना नहीं निकल पाता जितना कि एक वास्ट लेवल पे किया जाए। तो लो आउटपुट एट अ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इज़ अनइकोनॉमिकल। नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कंस्ट्रेंट था वो था ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदार सिस्टम क्या होता था कि ज़मींदार जो थे उनके पास खूब बड़ी बड़ी लैंड्स होती थी। वो फार्मर्स को अपने लैंड के ऊपर कल्टीवेट करने के लिए रख लेते थे, लेकिन उनको जो पेमेंट होती थी वो उस अकॉर्डिंग से नहीं दी जाती थी जिस अकॉर्डिंग से वो काम ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक सोशल टेंशन और एक मिजरी क्रिएट रहती थी इकनॉमी में। और उसी वजह से जो प्रॉफिट था वो सिर्फ कुछ हैंड्स में, कुछ ज़मींदारों के पास ही एक्यूमुलेट होता रहा और बाकी सारी जो फार्मर्स थे, बाकी सारी जो पॉपुलेशन थी वो गरीब पे गरीब होती रही। द प्रॉफिट एक्यूरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द ज़मींदार्स इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर्स, क्योंकि कल्टीवेटर्स को काफ़ी लॉसेस हो जाते थे, उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, वो ज़मींदार से लेते थे। ज़मींदार क्या करते थे, उनकी लैंड ले लेते थे औने पौने दामों में, जिसकी वजह से कल्टीवेटर्स को बहुत ज़्यादा लॉसेस इनकर करने पड़ते थे। इंटरेस्ट ऑफ द ज़मींदार्स वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। दिस कॉज्ड इमेंस मिजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द
later. Next is commercialization of crops. कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स का क्या था कि ब्रिटिशर्स ने ये कोशिश की कि किसी तरीके से ऐसी एग्रीकल्चर या ऐसी क्रॉप्स को हम डेवलप करें जो कि ब्रिटेन के लिए यूज़ की जा सके, मतलब इंडियन इकोनॉमी के लिए ना हो, ब्रिटेन के लिए हो. Some farmers shift from food crop to cash crop, which were to be ultimately used by the British industries back home. A large sections of tenants, small farmers, and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture, which ultimately creates stagnation in agriculture development. ज़्यादातर किसानों के पास ना रिसोर्सेज होते थे, ना टेक्नोलॉजी थी और ना ही पैसा था कि वो एग्रीकल्चर को डेवलप कर सके. इसीलिए वो ऐसे क्रॉप्स को लगाने लग गए जो कि ब्रिटिशर्स खरीद लेते थे फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर ब्रिटेन कंट्री, होम बैक. इसकी वजह से जो ज़रूरत इंडिया में थी उन क्रॉप्स को नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा था, बल्कि जो क्रॉप्स की ज़रूरत ब्रिटेन में थी उन क्रॉप्स का कल्टीवेशन शुरू हो गया, जिसकी वजह से इंडिया में स्कार्सिटी रहने लगी. इंडिया में फूड नहीं होता था जो कि उसे बाहर से मंगवाना पड़ता था. यहाँ देखिए कि इंडिया एक एग्रीकल्चर, मेन एग्रीकल्चर उसका ऑक्यूपेशन था, लेकिन फिर भी वो सेल्फ सस्टेन नहीं था. ये सारा ब्रिटिश रूलर्स की वजह से हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश रूलर्स का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो अपनी ब्रिटेन को डेवलप करना था एट दी सेक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि अगर लोगों को पैसा चाहिए तो वो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें, ना कि फूड क्रॉप्स का, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और पिछड़ता चला गया. इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था कि इंडिया जो थी वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. हैंडीक्राफ्ट यानी जो हाथ से काम किया जा सकता है, जैसे जूट इंडस्ट्रीज़ होती हैं. इसके लिए इंडिया जो थी वो फेमस थी वर्ल्ड वाइड. ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये हैंडीक्राफ्ट का जो बिज़नेस था, जो हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज थी, ये भी डाउन होने लगी. इसका डाउन होने के दो मेन रीजंस थे. ब्रिटिशर्स से एक बहुत ही सोची समझी चाल बोल लीजिए या कोई एक ऐसी मेथड के थ्रू इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया. सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया का जो कि एक एक्सपोर्टर था इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल का, उसको रिड्यूस किया ताकि ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो सके. सेकंड, उसने क्या किया कि इंडिया को एक ऐसी मार्केट बनने के लिए मजबूर कर दिया जहां पर ब्रिटेन में बने हुए प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचे जा सके. यानी कि प्रोडक्शन जो है वो ब्रिटेन में होता था और जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाते थे तो वो इंडिया में ले आते थे और इंडियन लोग वो ख़रीदते थे. इसका मेन रीज़न क्या था, इसका मेन कारण क्या था कि ऐसा हुआ. हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं बिकॉज उसके अंदर लेबर इन्वॉल्व होती है. बिफोर इंडिपेंडेंस ये चीज़ें सस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपोर्टर की कैटेगरी से इंडिया को ब्रिटेन ने हटाने की कोशिश की, वहाँ पर ब्रिटेन में अपनी उनकी होम कंट्री में मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी और वहाँ पे मशीन्स पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनने लगे. जो चीज़ें मशीन पे बनती हैं वो कंपैरेटिवली चीपर होती हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम से, तो वो चीपर आइटम वो इंडिया में ले आए और इंडिया में धीरे धीरे उन चीपर प्रोडक्ट्स की मार्केट डेवलप हो गई और हैंडीक्राफ्ट ख़त्म होता चला गया. तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो थे वो इस तक कंपटीशन को नहीं सस्टेन कर पाए और इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था इंडिया का वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पर आ गया.
Decay of handicraft. Before the Britishers came to India, our country was worldwide famous for its excellence and quality of handicraft. There is twofold of systematic de-industrialization. First, to reduce India as mere exporter of important raw material for the upcoming modern industries in Britain. ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए इंडिया में एक्सपोर्टर की कैटेगरी से उसको पीछे हटाया गया. सेकेंड, टू टर्न इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट. स्प्रॉलिंग मार्केट मीन्स कि ऐसी मार्केट जहाँ पर ब्रिटेन के गुड्स को हम बेच सकें. फॉर द फिनिश गुड्स ऑफ दोज इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन. जो ब्रिटेन में हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई और वहाँ के फिनिश प्रोडक्ट बनने लगे, वो इंडिया में बेचे जाने लगे ताकि ब्रिटेन का काम चलता रहे. कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट. द मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन वर लो कॉस्ट, क्योंकि मशीन प्रोडक्ट तो होते ही सस्ते हैं, एंड गेव टफ कॉम्पिटिशन टू दी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इन इंडिया, लीडिंग टू डिके इन इंडियन हैंडीक्राफ्ट. इंडस्ट्रियल सेक्टर में और क्या ड्रॉबैक्स है. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया. इंडिया में पहले रेलवे नहीं थी, ब्रिटिशर्स रेलवे लेके आए. ये उनका एक कमेंडेबल जॉब थी, लेकिन ये कमेंडेबल जॉब भी उनके सेल्फिश मोटिव्स को रिप्रेजेंट करता है. ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवे सिर्फ इसलिए लेके आए क्योंकि वो अपने जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज थी उनके फिनिश गुड्स को इंडिया में बेचना चाहती थी, और ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम के लिए उन्होंने रेलवे को डेवलप किया ताकि जो माल वो ब्रिटेन में बना रहे हैं वो इंडिया में लाया जा सके. जैसे ही रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, वैसे ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी वो और ज़्यादा डिकेइंग ट्रेंड पर आ गई, बिकॉज हैंडीक्राफ्ट अब बिल्कुल ठप सा हो गया था. नेक्स्ट इज लिमिटेड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. लिमिटेड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज का मतलब ये है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज होते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल या फिर एक डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि स्टील, आयरन, शुगर या इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं. इनमें से कुछ इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील एंड शुगर एक्सेट्रा, लेकिन उनके लिए भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती थी. जो फंड्स उन्हें प्रॉपरली मिल नहीं पाता था, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, लेकिन फिर भी वो चल रही थी. नेक्स्ट इज द कि जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते थे. नेग्लिजिबल पार्टिसिपेशन था उनका, जिसकी वजह से मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाई. नेक्स्ट इज द कि किसी भी वे से कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ने नहीं दिया गया. अगर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन इंडिया अपने आप करने लग जाता तो उसकी डेवलपमेंट पॉसिबल थी, लेकिन कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हम किसी जैसे मशीनरी के पार्ट्स हो गए या मशीनरीज हो गई, ये चीज़ें हमारी कंट्री में नहीं बनती थी, या बनती भी थी तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल थी, जिसको हम ज़ीरो की तरह ही काउंट करते हैं. इन सारी रीजंस की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था इंडिया का वो बहुत ही एक मिजरेबल स्टेट में था. नेक्स्ट जो सेक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, डैट इज़ दी फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड क्या था कि इंडिया में जिस टाइम ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने रूल किया इंडिया के ऊपर, उस टाइम पे ट्रेड की पूरी रूपरेखा ही चेंज हो गई. सबसे पहले जब इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया जो था वो मेन एक्सपोर्टर था अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने सेल्फ मोटिव के लिए वो पूरा एक सिनेरियो ही चेंज कर दिया और इंडिया को मजबूर कर दिया कि वो रॉ मटेरियल को
एक्सपोर्ट करे। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कॉटन, वूल, इंडिगो, इन चीज़ों का एक्सपोर्टर बन जाए। जबकि कोई भी कंट्री अगर रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करती है तो वो पिछड़ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री में वैसा प्रोडक्शन नहीं हो रहा जैसा कि रॉ मटेरियल पैदा किया जा रहा है। ऐसे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बनने के कारण इंडिया को फिनिश गुड्स के लिए बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा। और बाहर की कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो था वो ब्रिटेन ही शामिल था, यानी कि ब्रिटेन के फिनिश गुड्स को इंडिया में यूज़ करने के लिए फोर्स किया गया, जिससे ब्रिटेन तो डेवलप हो गया क्योंकि उसके फिनिश गुड्स बिकने लग गए, लेकिन इंडिया पिछड़ गया क्योंकि उसे हर चीज़ के लिए बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा। नेक्स्ट इसका ये था कि ब्रिटेन को रॉ मटेरियल चाहिए, उसे कॉटन चाहिए, उसे वूल चाहिए, उसे इंडिगो चाहिए। इस वजह से इंडिया में जो फार्म क्रॉप्स थी जैसे कि वीट एंड राइस वगैरह, इनका प्रोडक्शन कम कर दिया गया। इनका प्रोडक्शन कम करने के कारण क्या हुआ कि इंडिया में एक स्कार्सिटी पैदा हो गई, जिसके कारण उससे क्रॉप्स के लिए भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उसके लिए भी बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा। एक्सपोर्ट जो था वो ज़्यादा था इंडिया का ब्रिटिशर्स के अंडर, कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट उसके कंपैरेटिवली कम होता था, जिसकी वजह से इंडिया में एक्सपोर्ट सरप्लस था। बट ये एक्सपोर्ट सरप्लस भी रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट्स की वजह था, जो कि एक अपने आप में ही अंडर डेवलपमेंट को शो करता है। जो एक्सपोर्ट सरप्लस होता भी था वो ब्रिटिशर्स अपने वॉर पर्पस के लिए और अपने जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंडिया में रह रहा था उनके ऊपर खर्च करता था, ना कि कंट्री की डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसलिए इंडियन इकनॉमी जो थी वो बहुत ही मिजरेबल स्टेट में थी। इसे पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ pursued by the colonial government adversely affect the structure, composition and volume of Indian foreign trade. ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई हुई थी टैरिफ्स की कि जिससे सिर्फ ब्रिटेन को ही फ़ायदा हो, इंडिया को फ़ायदा ना हो। इसकी वजह से ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गए। वहाँ और जो दूसरी कंट्रीज थी ब्रिटेन के अलावा, वो इंडिया से बिज़नेस करने में कतराने लगी या उनको कॉस्टली लगता था, जिसकी वजह से एक ब्रिटेन ही एक ऐसी कंट्री बन गई इंडिया के लिए जहाँ से उसे एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करना है। नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। India under the British rule became an exporter of raw material such as cotton, wool, indigo, etc. and importer of the finished goods. Composition of export and import shows the backwardness of the economy, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी तभी ग्रो कर सकती है जबकि वो फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट करे, ना कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करे। मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के 50% ट्रेड के ऊपर सिर्फ ब्रिटेन ही करता था, यानी कि ब्रिटेन के फिनिश गुड्स को ही हम इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट सरप्लस बट ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ड्यू टू मास एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी गुड which is a sign of economic backwardness. Trade surpluses used for administrative and war expenses of Britishers and not for the growth and development of the country. नेक्स्ट जो कॉज था डैट इज़ डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या है कि एक जनरल प्रेवलेंस क्या थी पूरी इकनॉमी में जिसकी वजह से बैकवर्डनेस आई। सबसे पहले था लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल जो था वो इंडिया में बहुत ही पिछड़ा हुआ था। मेल्स के अंदर ये 16% था, जबकि फीमेल्स में नेग्लिजिबल 7% था।
फीमेल्स को उस टाइम माना जाता था कि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो वेल रिनोन फैमिली से होते थे वो थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, बट दैट इज़ ऑल्सो नेग्लिजिबल। नेक्स्ट इज़ द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो थी वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में थी, ईदर वो अनअवेलेबल थी या जो अवेलेबल थी भी सही वो इनएडिक्वेट थी। एयर और वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती थी इंडिया में, हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, जिसकी वजह से ऑल टाइम पर्सन्स जो है वो मेडिकल कंडीशंस में ही फंसे रहते थे, फिर भी उनको मेडिकल जो फैसिलिटीज़ थी वो अवेलेबल नहीं हो पाती थी। इन्फेंट मोरालिटी रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था, डेट इज़ 218 आउट ऑफ 1000। इट मीन्स आउट ऑफ 1000 बॉर्न बेबीज़ 218 विल डाई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि कितनी एज तक एक पर्सन, एवरेज लाइफ जो थी वो किसी पर्सन की कितनी थी, वो बहुत ही लो थी, डैट इज़ 44 ईयर्स, विच इज़ वेरी लो फॉर। इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक और रीज़न था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था कि एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था इंडिया का, जिसमें 70 to 75% वर्कफोर्स जो थी वो एग्रीकल्चर में ही लगी हुई थी, लेकिन उतना प्रोडक्शन होता नहीं था। सर्विस सेक्टर में ओनली 10 और 15-20 था, मैन्युफैक्चरिंग में 10% और सर्विस सेक्टर में 15 to 20% था, जो एक अनइवन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, क्योंकि कोई भी कंट्री तभी ग्रो कर सकती है जब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस कम हो और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो। रीजनल डिस्पैरिटी थी, जो कंट्री का साउथ पार्ट था वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता था, जबकि रेस्ट ऑफ द कंट्री जो थी वो फार्म क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। रीजनल डिस्पैरिटी इस वजह से बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से इनइक्वालिटी ऑफ इनकम भी थी। अनबैलेंस ग्रोथ थी। अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब है कि जब ऑल इकनॉमी के सेक्टर्स इकट्ठे ग्रो करते हैं देन देयर इज़ अ डेवलप्ड इकनॉमी या बैलेंस्ड ग्रोथ। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। एग्रीकल्चर के अलावा कोई और सेक्टर जो भी थे, जो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बहुत थी या जो सर्विस सेक्टर थोड़ा बहुत था, वो नेग्लिजिबल लेवल पे था, और जो एग्रीकल्चर थी भी सही वो ट्रेडिशनल मेथड से की जाती थी, जिसकी वजह से आउटपुट या प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं थी, और यही मेन रीज़न थे जिसकी वजह से इंडियन इकनॉमी जो है वो मिजरेबल स्टेट पर थी। नेक्स्ट जो मेन रीज़न था डैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलोनियल रूल में डेवलप हुआ, डैट इज़ कि रेलवे डेवलप हुए, पोर्ट्स बनाए गए, वाटर ट्रांसफ़र डेवलप हुआ, पोस्ट एंड टेलीग्राम को डेवलप किया गया। लेकिन ये सारे जो भी इन्होंने काम किए थे रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अपने सेल्फ मोटिव्स के लिए किए थे। रेलवे, अभी हमने पहले भी पढ़ा कि रेलवे वो सिर्फ इसलिए लाए थे ताकि ब्रिटेन से वो फिनिश गुड्स को ला सकें और यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा सकें। पोर्ट्स को भी इसीलिए डेवलप किया गया था कि रेलवे अगर अवेलेबल ना हो तो पोर्ट्स के थ्रू हम माल को ला सकें और जो उनकी आर्मी थी उनको लाया जा सके। वाटर ट्रांसपोर्ट को भी तभी डेवलप किया गया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ अपने ही बंदों को अगर उन्होंने पोस्ट करना है, टेलीग्राफ करना है, तो इसीलिए उन्होंने इन मोड्स को डेवलप किया था। रोड्स इसलिए बनाई गई इंडिया में ताकि आर्मी को डिप्लॉय कर सके वो इंडिया में, और इंडिया से रॉ मटेरियल जो है वो ब्रिटेन तक, यानी कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक ले जाया जा सके, एंड देन रेलवे स्टेशन टू ब्रिटेन ले जाया जा सके। रेलवे ने इंडियन इकोनॉमी को दो इम्पॉर्टेंट वे में अफेक्ट किया। सबसे पहले तो पीपल ने, जो पीपल थे, जो पॉपुलेशन थी, उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का मौका मिला, जिसकी वजह से जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर समाप्त हुए। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था कॉलोनियल गवर्नमेंट का। लेकिन इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो था इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से कैश क्रॉप्स, जो कि
रॉ मटेरियल की तरह जो रॉ मटेरियल को कल्टीवेट करने के लिए क्रॉप्स होती थी, वो उनका प्रोडक्शन इंडिया में इंक्रीज़ हो गया क्योंकि उसकी मार्केट अवेलेबल थी ब्रिटेन। और जो फार्म क्रॉप्स थी जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इसमें कमी आई, ड्यू टू विच इंडिया की जो एक सेल्फ सफिशिएंसी वाली इमेज थी वो डिक्लाइन होने लगी और उसे फार्म क्रॉप्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा। अभी तक हमने पढ़ा कि जो भी ब्रिटिशर्स के आने की वजह से इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट आने की वजह से कुछ हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले थे इंडियन इकोनॉमी में, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वैसे तो हम जानते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट का पहला मोटिव जो था वो सेल्फिशनेस था। वो ब्रिटेन को डेवलप करने चाहते थे और एक्सप्लॉइट करना चाहते थे इंडियंस को, लेकिन फ्यू चेंजेस इस दौरान हुए। फर्स्ट वन इज़ द फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग। उन्होंने फार्मर्स को कंपेल किया था कि वो ऐसी क्रॉप्स का कल्टीवेशन करें जो कि कमर्शियलाइजेशन में हेल्प कर सके, यानी कि ब्रिटेन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सके। इससे फार्मर्स को एक चीज़ पता चली कि जो भी प्रोडक्शन किया जाना है, जो भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाना है, उसमें वो अपने घर के लिए भी पैदा कर सकते हैं और बाहर भी बेच सकते हैं, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी भी की जा सकती है और एक्सपोर्ट्स भी किए जा सकते हैं। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था फार्मर्स की मेंटालिटी के ऊपर कि किस तरीके से हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है सो डैट वो अपने सेल्फ सफिशिएंट भी हो सके और एक्सपोर्ट करके मनी भी अर्न कर सके। Forced commercialization of farming occurs which give the new perspective to the farmers to produce for self-sufficiency and for exports also. Next is the railway. रेलवे के इंट्रोडक्शन से एक तो बैरियर्स ख़त्म हुए, आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से मूव कर सकते थे। सेकंड जो रेलवे का मेन पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा वो ये रहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई इंडिया में। जो रेलवे में पर्सन्स लग रहे हैं वो एग्रीकल्चर को छोड़कर रेलवे की तरफ जाने लगे, जिससे डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे कम हुई और दूसरे सेक्टर्स जो हैं वो डेवलप होने लगे। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे मेंट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन ने रोड ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट या ये रेलवे को डेवलप किया, इसकी वजह से मेडिकल फैसिलिटीज़ जो थी वो मास प्रोडक्शन तक पहुंच सकी। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनिटरी सिस्टम इंस्टेड ऑफ बार्टर सिस्टम फैसिलिटेट द डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले बार्टर सिस्टम था। लोग एक दूसरे के साथ जो ट्रेड करते थे वो बार्टर सिस्टम के अंडर करते थे, जिससे एक वैल्यू नहीं पता चल पाती थी ट्रेड की कि किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। ब्रिटिशर्स के आने की वजह से मॉनिटरी वैल्यू जो थी वो डेवलप हुई, मॉनिटरी सिस्टम डेवलप हुआ, जिससे डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन और लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल हो सका। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो था वो एक वेल एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था जिसका इंडिया ने को बहुत फ़ायदा हुआ। जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई तो इसी को बेस लेकर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर्स बनाए थे उन्हीं को बेस लेकर आगे की फ्यूचर पॉलिटिक्स और प्लानिंग की गई। That's all for today. We will meet again with a new topic.